नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के पीपीएस अफसरों का तबादला, डीसीपी स्तर के 13 अधिकारियों का तबादला हो गया है। संजय वर्मा बनाए गए डीसीपी कानपुर देहात, अनुज मिश्रा बने डीसीपी हरदोई बनाए गए। वहीं जियादुन अहमद को एसीपी गाजियाबाद का जिम्मा सौंपा गया। परशुराम त्रिपाठी एसीपी कानपुर नगर बनाए गए। वहीं शेषमणि उपाध्याय को एसीपी आगरा का पदभार संभालने को मिला। पीपीएस अर्पित कपूर को संभल तबादला रद्द करने को मिला। वहीं गणेश कुमार को डीसीपी संभल बनाए गए। सत्येंद्र प्रसाद तिवारी डीसीपी कौशाम्बी बनाए गए। वहीं सुबोध कुमार जायसवाल एसीपी लखनऊ बने। अंशु जैन एसीपी लखनऊ, जयेंद्र अस्थाना एसीपी लखनऊ, राजीव प्रताप सिंह डीसीपी बांदा बनाए गए। वहीं शोभित कुमार को डीसीपी बुलंदशहर का जिम्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें राजीव प्रताप सिंह को डीसीपी बांदा बनाए गए हैं। वहीं शोभित कुमार को डीसीपी बुलंदशहर का जिम्मा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि यूपी में पीपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें शोभित कुमार को डीसीपी बुलंदशहर का जिम्मा दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद जहां अब दोनों पार्टियां नई रणनीति के तहत 2024 मिशन में जुट गई हैं, तो वहीं सीट शेयरिंग को बंटवारे को लेकर दोनों खेमों में मायूसी का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं लखनऊ लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टक्कर देने का दम भरने वाले राजेश मिश्रा राजन अब निराश हो गए हैं। राजन मिश्रा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत के दौरान अपनी ताकत का बखान किया। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अलग मोड़ ले लिया है। जहां पर दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी ढूंढ रही हैं, वहीं अब तमाम ऐसे प्रत्याशी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार टिकट मांग रहा था वो सीट सपा में चली गई है, और जहां से सपा का उम्मीदवार मांग रहा था वह कांग्रेस में चली गई। ऐसी ही एक सीट है लखनऊ की, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। वहां वो सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में गई है और वहां से उन्होंने अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो इस सीट पर उम्मीदवारी की मांग कर रहे हैं, अब वह फिर से उनका कहना है कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए और वह चुनाव लड़कर ये सीट गठबंधन के कोटे में डाल देंगे। जी, हमारे साथ हैं राजन मिश्रा, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर कोटे में सीट जाने के बाद आखिर ये कैसे चुनाव लड़ेंगे। जी, अब सीट तो चली गई तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो चूंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है कि गठबंधन हो रहा है, चूंकि बड़ी लड़ाई है, बड़ा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। सबसे पहला तो हम लोगों का कटिबद्धता इस बात पर है, क्योंकि हम लोग पहली बात जो हम लोग के सामने संवैधानिक संस्थानों के जो जिस प्रकार से उनका लोकतांत्रिक स्वरूप छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो तमाम चुनौतियां जो हमारे देश में है उसको लेकर के हम लोग गठबंधन में। लेकिन सर, लखनऊ सीट तो सपा कोटे में चली गई। आप उम्मीदवारी करते, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई आपने, लखनऊ में लगवाई, अयोध्या तक लगवाई। कैसे अब आप सर, अब तो आप उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे कांग्रेस से? नहीं, देखिए, अभी चूंकि उम्मीदवारी तो हमें हमारे यहाँ तय करनी थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना था सीटों का निर्णय, लेकिन हमारी तैयारी पूरी थी और हम लखनऊ से कांग्रेस की सीट जीतने की स्थिति में थे। और अब फिलहाल चूंकि कांग्रेस नेतृत्व ने हम लोगों को जो निर्देश दिया है उसको मानना हमारे सर माथे पर है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार था लखनऊ की सीट को जीतने के लिए, और गठबंधन में कांग्रेस की सीट जीत करके हम लोग गठबंधन को मजबूत करते। क्या निर्देश दिया नेतृत्व ने आप? भाई, हम लोग तो जो प्रत्याशी होंगे उनके साथ रहेंगे, और कांग्रेस का नेतृत्व जो चाहेगा उसके लिए हम लोग मतलब जी जान से अपनी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग कांग्रेस नेतृत्व का सर्वोच्च जो भी निर्देश है उसको मानने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और अगर मौका मिलता है कांग्रेस को तो कांग्रेस जी तोड़ करके मेहनत करके कांग्रेस यहाँ से जीत कर। तो अभी बात कर रहे थे कि हो सकता है अभी कहीं सीट में उलटफेर हो जाए, कांग्रेस आ जाए। आप कहीं ना कहीं अभी भी अस्वस्थ हैं कि आप चुनाव में लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस की कोटे में आएगी? और देखिए, अब चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई भी परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो सकती हैं जिसमें करके इस तरह की अगर स्थितियां आती हैं तो हम लोग की तैयारी पूरी है।
और हम लोग अगर इस तरह का मौका आता है तो कांग्रेस अपना शानदार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर करेगी। क्या लगता है आपको कि अगर आप पाते तो सीट जीतना कंफर्म था, लेकिन अब सपा कैंडिडेट का कहीं ना कहीं मुश्किल है? मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर चुनाव लखनऊ के अंदर होता कांग्रेस पार्टी का, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और ये आने वाला समय यदि अगर मौका मिलता है तो आपको देखने को मौका मिलेगा। सपा विधायक हैं, वो जीत के आए हैं, दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, आपको उनकी उम्मीदवारी में कोई शक है क्या? नहीं, ठीक है, वही उनकी पार्टी ने उनको चुना है, ये उनका निर्णय है। लेकिन हमारी पार्टी ने, चूंकि हम लोग अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, अभी राहुल जी की यात्रा में आपने देखा कि युवाओं का जो शानदार जोश था, इसको देखते बन रहा था, उससे लग रहा था कि जोश था। और जैसे आपने बताया आप जीत के लाते, कांग्रेस के लिए वोट है, तो कांग्रेस और सपा गठबंधन हो गया है, तो आप जो अपनी ताकत है वो भी सपा के लिए झोंकेंगे, कांग्रेस भी पूरी ताकत सपा के लिए झोंकेगी, तो कहीं ना कहीं तो रविदास मेहरोत्रा की जीत पहले से तय है, क्योंकि वो भी मजबूत हैं और आप भी मजबूत थे। लेकिन आपका तो कहने का इशारा है कि कहीं ना कहीं आप मजबूत थे और रविदास जो यहाँ के सपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कमज़ोर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये मैं स्वतः नहीं कह सकता हूँ। मैं तो देखिए, मैं प्रत्याशी स्वतः, मैं चूंकि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, मेरी तैयारी थी। अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं और नेता हैं, और तो वो उनकी भी तैयारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चूंकि मैं अपनी तैयारी का चूंकि एक समीक्षा कर रहा था कि हमारी तैयारी कई महीनों से चल रही है और हम लोग यहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। किसी और सीट पे मांग ले, 17 सीटें आपको मिली हैं, आपने किसी और पे उम्मीदवारी नहीं। देखिए, अब हम लोग के यहाँ पे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से अभी हमारी चर्चा चल रही है। जैसा निर्देश ये लोग देंगे उस तरह से हम लोग आएंगे चुनाव के बीच में। तो सुना आपने थे राजन मिश्रा, जिनका कहना है कि अगर लखनऊ की सीट कांग्रेस कोटे में आई होगी और इन्हें उम्मीदवार बनाया गया होता तो चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीतती। लेकिन इनकी बातों से कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर कमज़ोर साबित होगी और उनका प्रत्याशी भी कमज़ोर चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में करीब 3 घंटे बहस हुई। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। अपना पक्ष रखा, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उन्होंने 3 घंटे तक बहस की और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट सभी को रखा। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी तरह का उनका कोई सारगर्भित बहस नहीं कर पाए। उनकी एक रणनीति रही है टाइम डिले करने की, आज उसमें करते रहे। हमारा मानना है कि कल 2 बजे इसमें सुनवाई होगी, 2 बजे हम अपना पक्ष रखेंगे और 2 बजे लिमिटेशन एक्ट, प्लेसेस ऑफ बर्थ सबका क्लियर कर देंगे। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट कहीं भी दाखिल नहीं कर पाए, आज भी उन्होंने कोई दाखिल नहीं किया। तो मैं मानता हूं कल हमें पूजा के अधिकार को लेकर के कृष्ण गोपु के पूजा के अधिकार के एप्लीकेशन भी दाखिल करेंगे, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की हमारी प्रॉपर्टी है, कुआ है, जिसमें ये लोग पूजा नहीं करने देते हैं, तो पूजा का अधिकार भी हम मांगेंगे। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पे जो पक्षकार मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उनकी अपील पर जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी मौका दिया गया था। तो आज सभी पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे बहस की, तो आज हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया, वो बहस नहीं कर पाए। तो माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे के लिए सुनवाई की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई 2 बजे को होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले शेड्यूल 11 के बहाने इस सर्वे को रोकने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि पहले सर्वे हो जाए, उसके बाद में शेड्यूल 11 में बहस हो। लेकिन माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे सुनवाई की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया है। अब मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने यहां राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कई किसानों से मौजूदगी में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों का अभिवादन भी किया। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है।
पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फुट एंड माउथ डिसीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा, एमएसपी की मांग का समाधान हम बातचीत से निकालेंगे। सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम फिर से बात कर सकते हैं। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूं अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका
दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में आयोजित एक समारोह में दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने शिरकत की, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान व्यापारियों ने टोल टैक्स को निरस्त किए जाने पर उपराज्यपाल का धन्यवाद भी जताया। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। इस दौरान वीके सक्सेना ने कहा, व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं और उसे सहयोग करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। यहाँ पर फ्री होल्ड चाहिए। मैं सभी से विनती करूंगा, सभी से एनर्जी का बवाना में 17,000 फैक्ट्रीज हैं और यहाँ के व्यापारी यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। तो ये पूरा विषय माननीय उपराज्यपाल जी के संज्ञान में लाया गया था कि टोल टैक्स के बहाने व्यापारियों को लूटा जा रहा था। मैं बड़ी विनम्रता से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन व्यापारियों की समस्या को सुना और हाथ के हाथ टोल टैक्स को निरस्त करने का आदेश दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ 3-4 समस्याएं और हैं। यहाँ ट्रिपल टैक्सेशन है, बिजली का दाम यहाँ ज़्यादा है, बाकी राज्यों के मुकाबले पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, एक फ्री होल्ड की समस्या है। माननीय उपराज्यपाल जी ने आज सारे व्यापारियों को सुना है और कहा है कि निश्चित रूप से कुछ समय के अंदर इन सभी समस्या का समाधान करेंगे। राज्यपाल जी ने हमारे पूरे लोकल देहात को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। ये जो टोल टैक्स हटा के हम पूरा लोकल देहात इस चीज से परेशान था, हमारे सारे व्यापारी भाई परेशान थे। हम करते हैं दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि राज्यपाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सचदेवा जी हैं, इन सब ने ये करके बुला के जो हमारे टोल टैक्स और फ्री होल्ड का आश्वासन दिया है। टोल टैक्स तो हटा ही दिया है, ये जो गुंडा टैक्स हमारे ऊपर थोपा गया था, आज इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। वृंदावन स्थित कांशीराम विद्युत सब स्टेशन पर तैनात सब स्टेशन ऑफिसर अचल चौधरी गुरुवार शाम घर लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। विद्युत कर्मी की बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिससे विद्युत कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो आया था, वो खत्म हुआ आया था, ब्रॉड डेड था और किस वजह से मौत हुई ये कहना मुश्किल है। वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी जो भी है। पुलिस को पीआई भेज देगी तो पुलिस आ गई है। बलिया के फेफना थाना इलाके में एक पालतू कुत्ते की कार से कुचलकर मौत हो गई, जिससे गुस्साए कुत्ते के मालिक ने अपने साथियों के साथ कार चालक से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया के फेफना थाने इलाके में एक पालतू कुत्ते की कार से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद से उसका मालिक बहुत गुस्साया और वो अपने साथियों के साथ मिलकर कार चालक से जमकर मारपीट की, जिसमें कम से कम 4 या 5 लोगों की घायल होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता देंगे कि उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कार के कुचलकर एक कुत्ते की मौत हो गई, जिससे उसके मालिक ने उसे 4 से 5 लोगों को जमकर मारा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।